वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम सिग्मा ट्यूटोरियल्स है। तो हम लोग जो है आज पढ़ाने जा रहे हैं वो इनकम को ही आगे ले चलेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस जो हमारी दो हैं उसमें पहले वाले में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था इकोनॉमिक्स का, और उसके बाद हम लोग ने बजट अपना टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो जिन जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी वो जाके प्लीज़ उसको देख लीजिए, और फिर यहाँ पे अगली वीडियो जो बजट का सेकंड पार्ट है वो यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आपके सामने ये चीज़ें हैं, इनकम है, कैपिटल इनकम लिखी हुई है, और ये यहाँ तक के हम लोग ने पिछली बार कर लिया था। हमने आपको बता दिया था बजट क्या होता है। बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ इनकम एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये बता दिया था। उसमें हिस्ट्री बता दी थी, कौन लाया था पहले, सबसे पहले फर्स्ट बजट कब आया था, 1947 में आया था बाई आर.के. षणमुखम शेट्टी सर, और बिफोर इंडिपेंडेंस किससे आया था, वो आया था जेम्स विल्सन सर से। ठीक है, उसके बाद बजट जैसे दो पार्ट में डिवाइड है किया था हम लोग ने पिछली वीडियो में, वो किसमें किया था, इनकम और एक्सपेंडिचर में। तो पहले हम लोग किसको यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग इनकम को देखते हैं। अच्छा, इनकम की बात आई तो इनकम में देखिए कि जो है इनकम भी दो उसमें डिवाइडेड है। एक कैपिटल कहती है, एक को कैपिटल कहते हैं, और एक रेवेन्यू। जो रेवेन्यू है ये आपका है राजस्व, और जो कैपिटल है इसको क्या कहते हैं, पूंजी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद इसमें देख लीजिए जो रेवेन्यू इनकम आपकी होती है उसमें आपकी जो फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, एसेट्स जो आपके हैं वो बढ़ जाते हैं। फाइनेंशियल लायबिलिटी मतलब क्या, फाइनेंशियल लायबिलिटी जैसे आप समझ लीजिए, फाइनेंशियल लायबिलिटी मतलब होता है जो वैसे पैसों का कर्ज होता है। ठीक है, अगर हमने कहीं लोन लिया है किसी भी बैंक से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो उस पर बैंक से लोन तो ले लिया, वो इनकम जैसे हो गई मेरी 5 लाख का लोन ले लिया, लेकिन उस पर अब हम उसको चुकाएंगे तो 5 लाख तो चुकाएंगे प्लस उस पर इंटरेस्ट भी चुकाएंगे, तो वो क्या हो जाती है, एक लायबिलिटी बन जाती है, वो एसेट नहीं होता है हमारा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रेवेन्यू वाले में रेवेन्यू की जो इनकम होती है जिस रेवेन्यू टाइप की, उसमें फाइनेंशियल लायबिलिटी वो कम हो जाती है और एसेट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। वहीं पे जो अगर हम यहाँ बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल में आपका जो फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, और एसेट जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, इसमें से कोई एक भी पॉसिबल है। ठीक है, कोई एक भी हो सकता है। तो इस पे आप लिख लीजिएगा नीचे, अगर नोट कर रहे हैं कि एनी वन कैन हैपन, मतलब या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ रही होगी या तो एसेट कम हो रहा होगा कैपिटल में। ठीक है, तो रेवेन्यू को पढ़ने से पहले कैपिटल की जो सोर्स ऑफ इनकम्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डोमेस्टिक बोरोइंग, तो जो हम लोग सरकार लोन लेती है विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, विद द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ अ इंडिया कंट्री ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, तो वो किस में आता है, वो डोमेस्टिक बोरोइंग में आता है। ओवरसीज बोरोइंग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, IMF हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सब से जब कंट्री लोन लेती है वो ओवरसीज बोरोइंग में आ जाता है। सेविंग इन बैंक, जब पैसों की ज़रूरत होती है सरकार को, और तो फिर वो क्या करती है, जो सेविंग बैंक होती है, जैसे अभी कुछ दिन पहले रिजर्व बैंक से पैसा लिया था गवर्नमेंट ने, तो वो सब चीज़ें जो होती हैं वो किस में आता है, सेविंग्स इन बैंक में आता है। और बाकी आपका एक PF होता है और PPF होता है। PF क्या होता है, PF आपका होता है प्रॉफिटेबल फंड होता है। प्रॉफिटेबल फंड कहा जाता है इसको। ठीक है, और PPF आपका क्या होता है, पब्लिक प्रोवाइडेड फंड कहते हैं इसको। ठीक है,
तो ये पीपीएफ ये सब होता है, जैसे सैलरीज जो मिलती हैं गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, तो उसमें हर महीने कुछ अमाउंट ऑफ अ सैलरी वो कट जाती है। तो इस वजह से वो कहाँ जाती है, वो गवर्नमेंट को मिलती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ठीक है, तो अगला जो है वो है लोन रिकरिंग आ जाता है इसमें। वही जो कभी लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट जो पे करते हैं हम लोग हैं गवर्नमेंट के उसमें, तो वो भी क्या आता है, वो इसमें आ जाता है। गवर्नमेंट बैंक से हम लोग लोन लेते हैं तो उसमें जो इंटरेस्ट पे कराता है वो भी सोर्स ऑफ इनकम आ जाता है, किसमें, कैपिटल इनकम में। ईएसआई होता है, ईएसआई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है। इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये सब पीपीएफ ये सब जो है, जैसे जो आपके क्या कहते हैं, एक ग्रॉस जो आपकी सैलरी या इनकम होती है उसमें से जो नेट आपका निकलता है, तो वो यही सब चीज़ें कट के आती है, जिसको सैलरी इन हैंड कहते हैं कि सैलरी इन हैंड कितनी है। तो वो इस सब कटने के बाद ही बताते हैं। ये सब आपको मिल जाता है बाद में, जब आप रिटायरमेंट होते हैं या मैच्योरिटी लेवल आपकी पूरी हो जाती है, किसी भी जो भी पर्टिकुलर उसका क्राइटेरिया होगा, तो वो सब चीज़ें। तब तक फिलहाल के लिए जो पैसा कटता है इनकम के लिए वो कहाँ जाता है, वो कैपिटल इनकम होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अगली चीज़ यहाँ पे तो कैपिटल इनकम के बारे में हो गई। अब रेवेन्यू में आते हैं। रेवेन्यू में जो है वो फिर से दो डिवीज़न है, एक टैक्सेबल है और दूसरा नॉन टैक्सेबल है। ठीक है, तो जो नॉन टैक्सेबल है, जिसपे टैक्सेबल टैक्स इम्पोज नहीं होता है, वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो पेनल्टी होती हैं, गिफ्ट होता है और लाइसेंस होता है, परमिट है और इंटरेस्ट रिकरिंग है। हम लोग पेनल्टी पे कर देते हैं, गवर्नमेंट को कहीं से गिफ्ट मिलता है, लाइसेंस बनवाते हैं उसके लिए फीस पड़ती है, परमिट बनवाना है, इंटरेस्ट फिर वही वाला, कहीं लोन लिया तो उसका जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो भी किस में आ जाता है, नॉन टैक्सेबल में आ जाता है। अच्छा, उससे पहले हम लोग ने इससे पहले वाली वीडियो में रिकरिंग और नॉन रिकरिंग की बात करी थी कि इनकम भी एक तो रेवेन्यू कैपिटल में है डिवीज़न, फिर उसमें हम लोग को पता करना होता है कि रिकरिंग क्या है और नॉन रिकरिंग क्या है। ठीक है, तो रिकरिंग मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में बता दिया था, फिर से बता रहा हूँ कि रिकरिंग वो इनकम होती है जो इनकम या एक्सपेंडिचर कुछ भी हो सकता है जो बार बार एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में हो, और नॉन रिकरिंग वो होती है जिस कोई उसका फिक्स पीरियड नहीं होता है और कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने ये सब देखा, ये कैपिटल इनकम है, नॉन टैक्सेबल में पेनल्टी गिफ्ट है, तो ये कोई फिक्स तो है नहीं। जब हम कोई जैसे पेनल्टी की बात कर लें, तो जब हम कोई रूल तोड़ेंगे, कोई ट्रैफिक रूल तोड़ेंगे या कोई गवर्नमेंट का जो लॉ बना है, रूल बना उसको तोड़ेंगे, तब हम पेनल्टी भरेंगे उसमें। ठीक है, तो वो कोई फिक्स नहीं है कब हो। ठीक है, लाइसेंस जब बनवाएंगे तब उसका पे करना पड़ेगा, तो कोई वो फिक्स नहीं। तो आप ये सब देख के आप खुद बता सकेंगे कि ये सब किस में आता है, ये नॉन रिकरिंग में आता है। ठीक है, और फिर उसके बाद नॉन टैक्सेबल हो गया। अब टैक्सेबल में देखते हैं। टैक्सेबल में फिर दो डिवीज़न है, डायरेक्ट है फिर इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट तो सीधा सीधा आपका जो होगा वो कौन सा होगा, जीएसटी। ठीक, जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स। इसके बाद हम अपने आपको डायरेक्ट टैक्स बता देंगे। इसमें जीएसटी वाला पार्ट जो है, इसकी पूरी अलग से वीडियो जीएसटी की बना देंगे, तो आप उसको पूरा अलग से देख लीजिएगा। वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। जो अब फिलहाल पहले के सेल्स टैक्स और वैट वाले थे वो इसमें मर्ज हो गए। सेल्स टैक्स अभी भी लगता है, कस्टम ड्यूटीज लगती हैं कहीं कहीं किसी पे, तो वो जीएसटी के पार्ट में ही कवर कर लेंगे उसको। ठीक, फिर दूसरी बात रही डायरेक्ट टैक्स की। अच्छा, ये बताइए कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फ़र्क क्या रहेगा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फ़र्क क्या रहेगा, कैसे ये डिफरेंस किया जाएगा कि कौन सा डायरेक्ट टैक्स है कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में ये चीज़ है कि जो आपका डायरेक्ट टैक्स है वो क्या होगा, ट्रांसफरेबल होगा, और जो इनडायरेक्ट टैक्स ट्रांसफरेबल होगा, और जो डायरेक्ट टैक्स है वो आपका नॉन ट्रांसफरेबल है। ठीक है, मतलब जो डायरेक्ट टैक्स है वो नॉन ट्रांसफरेबल है और जो डायरेक्ट टैक्स है वो
इनडायरेक्ट टैक्स है वो ट्रांसफरेबल है, मतलब जैसे डायरेक्ट टैक्स है तो वो जो जिस पे डायरेक्ट टैक्स लगा है वो उसी को पे करना है, वो किसी अदर पर्सन पे ट्रांसफर नहीं हो सकता है, तो वो किस में आता है, वो डायरेक्ट टैक्स में आता है। इनकम टैक्स किसी पर्सन की है तो उसी पर्सन को पे करनी है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो ट्रांसफरेबल है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती चली जाती है, एक पे लगेगी फिर वो अगला किस पे बटन छोड़ देगा, दूसरे पे छोड़ देगा। जैसे होलसेलर रिटेलर पे छोड़ देते हैं, रिटेलर कस्टमर पे छोड़ देता है, ऐसे करके तो ये क्या हो जाता है, ये ट्रांसफर में आ जाता है। तो इतनी कहानी तो यहाँ तक क्या हमें उम्मीद है आप सबको समझ में आ गई होगी। उसके बाद इसमें जो है जीएसटी की वीडियो हम अलग से बना देंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी और एसेट से, और ये आपको शायद कोई इसमें डाउट ना हो, ठीक है। फाइनेंशियल लायबिलिटी और एसेट के बारे में, फाइनेंशियल लायबिलिटी हमने कह दिया पैसों का कर्ज जो होता है उसको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी में आता है। अच्छा अब देख लेते हैं इसमें जो है जीएसटी बाद में पढ़ लेंगे, पहले डायरेक्ट टैक्स के जो कुछ 4-5 टैक्स हैं उसको देख लेते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें, डायरेक्ट टैक्स जैसा उन्होंने कहा है क्या है, ये नॉन ट्रांसफरेबल है, वो जिस पे इम्पोज होगा जिस इंडिविजुअल या जिस ऑर्गेनाइजेशन पे उसको ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स में जो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट टैक्स देखेंगे वो कौन सा होगा, वो आपका गिफ्ट टैक्स है। कौन सा है, गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स जो है आपका वो अब अबॉलिश हो चुका है, लेकिन गिफ्ट टैक्स में था क्या, इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे वो हम आपको एक ब्रीफ में बता देते हैं। इसमें गिफ्ट टैक्स में ये चीज़ थी कि जो दो लोग थे, एक तो गिफ्ट देने वाला होता है और एक गिफ्ट लेने वाला होता है, सिंपल सी बात है। तो जो देने वाला है उसको क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं, और जो लेने वाला है, डोनर किसको देता है, जो लेने वाला है उसको क्या कहते हैं, डोनी कहते हैं। तो अच्छा आप ये बताइए कि अगर गिफ्ट टैक्स है तो वो जो गिफ्ट टैक्स अगर लगेगा, अभी अब तो अबॉलिश हो गया है, अगर लगता भी तो वो किस पे लगता, डोनर पे लगता या डोनी पे लगता, गिफ्ट देने वाले पे लगता या गिफ्ट लेने वाले पे लगता। तो जो गिफ्ट टैक्स था वो किस पे लगता था, वो डोनी पे लगता था, वो लेने वाले पे लगता था, देने वाले पे नहीं लगता था। मतलब अगर कोई आपको गिफ्ट दे के चला जाए तो आपको फिर उसका टैक्स भरना है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ इस वजह से उसको अबॉलिश कर दिया गया था, लेकिन इसमें कुछ प्रोविजंस भी बनाए गए थे किस किस के लिए, कि जो है ये क्या इसमें है क्या नहीं है। तो इसका पहला वाला था कि जो 50,000 रुपये तक के जो गिफ्ट हैं, 50,000 रुपये तक के जो गिफ्ट है वो इसमें जो है उसके लिए क्या होगा, टैक्स नहीं पेबल होगा, ठीक है। और 50,000 के ऊपर है तब जाके टैक्स इसमें लिया जाता था, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात देखें क्या है, दूसरी बात ये है आपका जो मैरिज से रिलेटेड गिफ्ट थे आपके, जो मैरिज से रिलेटेड गिफ्ट थे वो एग्जेम्प्टेड थे, उसके लिए टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर अगर लिख लें एग्जेम्पशन तो आसानी रहेगी। एग्जेम्पशन क्या थे, एग्जेम्पशंस क्या क्या थे, 50,000 तक के कोई टैक्स नहीं था, उसके बाद मैरिज गिफ्ट पे कोई टैक्स नहीं था। दूसरा था टैक्स देने वाला अगर आपका इमीडिएट रिलेटिव है तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मतलब करीबी रिश्तेदार है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और जो थर्ड हो गया, फोर्थ पॉइंट जो है वो चीज़ है कि अगर गिफ्ट कोई भी देने वाला या लेने वाला वो
रिलेटेड है रिलीजियस एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, चाहे डोनर हो और डोनी हो, तो कोई टैक्स, गिफ्ट टैक्स नहीं देना था। तो ये तो हो गया गिफ्ट टैक्स का, ये अब एबॉलिश हो चुका है, ये ध्यान रखिएगा, ये एबॉलिश हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा टैक्स देख लेते हैं हम लोग। जो दूसरा टैक्स है वो कौन सा है? वो वेल्थ टैक्स है। वेल्थ टैक्स जो है आपका कब आया था? वो आपका आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, इंट्रोड्यूस कब? 1957 में, ठीक है। तो वेल्थ टैक्स में ये था कि जितना भी आपका इनकम है, सैलरी है, और प्लस आपके पास जितने भी एसेट्स या प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सबका एस्टिमेशन निकालने के बाद जो आपका टोटल अमाउंट ऑफ सबको टोटल करके उस पर एक पर्टिकुलर परसेंटेज को लेके वेल्थ टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को, ठीक। ये चलता चला आ रहा था। वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था आपका? 1957 में। लेकिन अभी 2014 में बाय आर फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब ने इसको एबॉलिश कर दिया था, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? एबॉलिश हो गया है, ठीक है। मतलब इनकम टैक्स था ही, इनकम टैक्स अभी भी है। इनकम टैक्स पे करने के बाद इंसान फिर क्या करता था? वो वेल्थ टैक्स पे कर रहा था। तो फिर वही चीज़ थी कि मतलब फिर इंसान के पास ये हो रहा था कि एक पर्टिकुलर टैक्स हो जाए जो उसकी इनकम से रिलेटेड हो, और वेल्थ टैक्स भी इनकम को इंक्लूड कर रहा था, वहाँ पे इनकम टैक्स भी इनकम को इंक्लूड कर रहा था, तो डबल टैक्स देना पड़ जा रहा था। तो उस वजह से इसको क्या कर दिया गया था? एबॉलिश हो चुका था, एबॉलिश हो गया था ये। मतलब ये अब क्या है? नहीं है, ठीक हो गया। ये तो सेकंड टाइप का हो गया, ठीक। इतनी सी बात। थर्ड आते हैं। थर्ड पे आए, थर्ड पे देखा जाए तो थर्ड है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है। ये किस लिए था? ये जितने भी बाइंग और सेलिंग ऑफ, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, ये टैक्स शेयर मार्केट से रिलेटेड है। जब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स होगा तो ये टैक्स पड़ता है। ये किससे, किस ऑर्गेनाइजेशन से लिया जाता है? ये जितने भी आपकी स्टॉक एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बीएसई है आपकी, एनएसई है, ठीक है। तो बीएसई क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएसई क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक बात और यहाँ से है, ये क्या है? ओल्डेस्ट है आपकी, सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज, ओल्डेस्ट, हाँ ओल्डेस्ट है आपकी सबसे स्टॉक एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे वो पुरानी यही है। फिर ये कौन सी है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब ये तो तीन हो गई। अब जो दो इम्पोर्टेंट हैं उसको जल्दी से देख लें। फोर्थ वाली कौन सी है? फोर्थ वाली आपका आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 1860 में, फिर वो एबॉलिश किया गया। बहुत लोगों ने इसको जो है अपोज किया, और ये एबॉलिश हो गया कब? 1873 में, ठीक।
और फिर एबॉलिश होने के बाद ये फिर री इंट्रोड्यूस हुआ है। तो री इंट्रोड्यूस भी कब हुआ है? ये हुआ है 1886 में। 1886 में ये फिर री इंट्रोड्यूस हो गया था। ठीक है, और ये लगता किस पे है? ये लगता है आपका एक इंडिविजुअल पे एंड और किस पे? या तो हो या अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड नहीं, अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, ये इस पे लगता है। तो इनकम टैक्स आपका इंट्रोड्यूस हुआ था 1860 पे, एबॉलिश हुआ 1873 में, री इंट्रोड्यूस हुआ 1886 में, और लगता किस पे है? ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर लगता है या अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन पे लगता है। ठीक है, और जो लास्ट वाला है वो देखिए, फिफ्थ वाला जो है वो है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक। तो कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो जो लगता है वो इंडिविजुअल पे नहीं लगता है, वो तो जितने भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उस पर क्या इम्पोज होता है? उस पर कॉर्पोरेट टैक्स इम्पोज होता है। लेकिन ये यहाँ पे डिफरेंस ये रहता है कि इनकम टैक्स जो आपका है उसमें स्लैब्स रहती हैं हर एक इंटरवल पे, हर एक इनकम पे। जैसे 2.5 लाख तक कुछ नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख तक के 5% है। तो ऐसे इंटरवल पे हर एक परसेंटेज अलग अलग है। इस पे नहीं है, इस पे क्या चलता है? इस पे फ्लैट रेट चलते हैं, फ्लैट रेट चलते हैं। फ्लैट रेट जैसे आप मान लीजिए सीधे 25% या 30%। ठीक है, ये चलता है किस पे? कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, जो जितने भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उस पे क्या लगता है? कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स कैसा? एक फ्लैट रेट पे लगता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पूरा ज़्यादातर चीज़ें कवर करने की कोशिश करी थी। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स आपका सब बता दिया था, और इसमें ही हमने वहाँ पे आपको कैपिटल की इनकम वो बता दी थी, फाइनेंशियल लायबिलिटी और एसेट्स में डिफरेंस बता दिया था, पैसों को कर्ज जिसे कहते हैं एसेट्स वो बता दिया था। उसमें फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो नॉन ट्रांसफरेबल होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स ट्रांसफरेबल होता है। वो क्या होगा? जीएसटी में आएगा इनडायरेक्ट टैक्स। उसके लिए हमने क्या कहा था? एक नई वीडियो अलग से पूरी उसी पे जीएसटी भी बना देंगे, तो आप इनडायरेक्ट टैक्स के लिए पढ़ लीजिएगा। तो फिलहाल इसमें इतना ही। इसका जो अगला टॉपिक है वो एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर के लिए जो है हम लोग एक नए वीडियो से शुरुआत करेंगे, उसके आगे उससे रिलेटेड आर्टिकल्स हों और या उस पर टाइप्स ऑफ बजट, सिचुएशन ऑफ बजट, वो सब भी आगे देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और लाइक करते रहें, सब्सक्राइब कर दें और हम लोग को ऐसे ही सपोर्ट कर दें। थैंक यू।